सुप्रभात विद्यार्थियों। पंचम प्रश्न पत्र निबंध की कक्षा में आज हम आधुनिक काल के द्विवेदी युग की प्रमुख प्रवृत्तियों का विवेचन करेंगे। आधुनिक काल के द्वितीय उत्थान द्विवेदी युग का समय लगभग 1990 से 1918 ईस्वी तक माना जाता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इस युग के केंद्र बिंदु थे। हम सभी जानते हैं, सरस्वती नामक पत्रिका के माध्यम से उन्होंने अनेक नवीन प्रतिभा संपन्न नवोदित रचनाकारों को प्रोत्साहन दिया। उनके लेख, कविताएं इस पत्रिका में छापी, साथ ही एक सधे हुए संपादक के रूप में व्याकरण सम्मत, शुद्ध और स्थिर मानक हिंदी की और रचनाओं को प्रोत्साहित भी किया, उन्मुख भी किया। ब्रज भाषा के स्थान पर कविता में भी खड़ी बोली का वर्चस्व, भाषा संस्कार, नए नए प्रयोग, सभी काव्य रूपों का व्यवहार, श्रृंगार के स्थान पर उदात्त एवं सामाजिक भावों का उदय, देश प्रेम का प्रचार प्रसार आदि अनेक ऐसी प्रवृत्तियों को दिशा निर्देश देने वाले आचार्य द्विवेदी जी ही थे। जन रुचि के पारखी द्विवेदी काल में अनेक कवि हुए और इस युग में जन जागरण और सुधार की प्रधानता होने के कारण इसे जागरण काल या सुधार काल भी कहा जाता है। द्विवेदी युग में पहुँचते पहुँचते कविता की बाल सुलभ चंचलता, अनुशासन में गंभीरता और विचारों में बदल गई। भारतेंदु युग से द्विवेदी युग तक आते हुए हिंदी भाषा के व्याकरणिक स्वरूप पर भी और विचारात्मक स्वरूप पर भी हम परिमार्जन की उत्कृष्ट छाया देख सकते हैं। विशेष रूप से कविता, आलोचना और कथा साहित्य इत्यादि विधाओं ने इस युग में प्रौढ़ता प्राप्त की। हम अध्ययन की सुविधा के लिए द्विवेदी युगीन साहित्य की प्रमुख विशेषताओं, प्रवृत्तियों को निम्न बिंदुओं के माध्यम से सरलता और सुबोधता के साथ रेखांकित करेंगे। पहला लेते हैं काव्य भाषा में परिवर्तन। काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली का प्रयोग भारतेंदु युग में ही प्रारंभ हो गया था, किंतु इस प्रयोग की वास्तविक मानक स्थापना द्विवेदी युग में ही प्रकट हुई। द्विवेदी युग में यह अनुभव किया जाने लगा कि गद्य की भाषा खड़ी बोली और पद्य की भाषा ब्रज भाषा, यह दोहरापन या यह विविधता अभिव्यक्ति के लिए स्तर पर अधिक प्रासंगिक नहीं है। अतः द्विवेदी जी ने कामता प्रसाद गुरु के हिंदी व्याकरण के आधार पर खड़ी बोली को शुद्ध और परिष्कृत करने का आंदोलन चलाया और कवियों को काव्य में प्रयुक्त करने की प्रेरणा भी दी। गद्य ने भी
अपना विस्तार करना प्रारंभ किया। जयशंकर प्रसाद जैसे नाटककार, प्रेमचंद और गुलेरी जी जैसे कथाकार, बाबू श्याम सुंदर दास और आचार्य शुक्ल जैसे समालोचक और निबंधकार इसी युग में अपनी प्रतिभा से लोहा मनवाते हैं। खड़ी बोली को सुबोध, शुद्ध और सरस बनाने में इन साहित्यकारों का महती योगदान है। दूसरी विशेषता नैतिकता, आदर्श व धार्मिक चेतना। 3 शब्द हैं इस विशेषता में: नीति, आदर्श और धर्म का चैतन्यमय स्वरूप। इस युग में पाई जाने वाली धार्मिकता के क्षेत्र पर्याप्त विराट हैं। ये कवि नीति, आदर्श और मर्यादावाद दृष्टिकोण के समर्थक रहे। मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध जी, वियोगी हरि आदि कवि संयम, शील, मर्यादा और आदर्श के उदात्त चरित्रों को लेकर रचना कर रहे थे। गुप्त जी के अनुसार कविता केवल मनोरंजन का साधन नहीं है। उन्होंने कहा भी है, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। यहाँ उपदेश का मर्म हम यही लेंगे कि कोई भी रचना जिसका सृजन हो रहा है वह समाज के लिए, सामाजिकों के लिए होती है और उसका आदर्श भी उदात्त हो और उसका संदेश भी व्यापक हो, सकारात्मक हो। इन कवियों ने मानवतावादी आदर्शों को अपने पौराणिक चरित्रों के माध्यम से प्रतिपादित किया है। इस प्रकार कवि का ईश्वर प्रेम, मानवतावाद का प्रेम, विश्व प्रेम हो गया है। जग की सेवा करना ही बस है सब सारों का सार, विश्व प्रेम के बंधन ही में मुझको मिला मुक्ति का द्वार। विश्व प्रेम की बात द्विवेदी युग के कवि जब करते हैं तो उनके दृष्टिकोण की व्यापकता, भाषा में उनके तरह तरह के प्रयोग के बाद मानक स्थिरता का बोध होता है। तीसरा बिंदु हम लेते हैं देशभक्ति और राष्ट्रीय चेतना। देशभक्ति और राष्ट्रीय चेतना का बीज वपन, अंकुरण भारतेंदु युग में के कविताओं के स्वर में सुनाई देता है। मैथिली शरण गुप्त जी का यह कथन, हम कौन थे क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज से मिलकर ये समस्याएं सभी। तो दूसरी ओर त्याग की बात माखनलाल चतुर्वेदी जी की इस कविता में है। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाएं वीर अनेक। इस काल में पल्लवित और पुष्पित होने वाला काव्य देशभक्ति के अनुराग से रंगा हुआ दिखाई देता है। पराधीनता को सबसे बड़ा अभिशाप मानकर स्वतंत्रता प्राप्ति को जीवन का लक्ष्य माना गया और काव्यकारों ने भी अपनी कलम के माध्यम से इन्हीं भावनाओं को अनेक प्रकार से अभिव्यक्ति दी। कवि मन पर देशभक्ति और राष्ट्रीयता की भावना का जादू चढ़ा और जन जन के हृदय में एकता, समानता और देश अनुराग की कविताओं की लहर दौड़ने लगी। गुप्त जी की भारत भारती, साकेत जैसी रचनाएं जन जन का कंठहार बनी। इन कवियों ने
स्वार्थ से, प्रमाद और आलस्य से, कुलीनता से ऊपर उठकर देश हित के लिए, आज़ादी के लिए जनमानस की सुप्त आत्मा को झकझोर कर जगाने का प्रयास किया। चतुर्थ बिंदु, विषय वस्तु वैविध्य। इस युग के कवियों ने नए नए क्षितिजों का स्पर्श किया। कविता में और गद्य में वर्ण्य विषय विविधता से युक्त हैं। इसमें चिंतन की गहराई है और वस्तु वर्णन में नवीनता दृष्टिगोचर होती है। अगली विशेषता, प्रकृति चित्रण। किसी भी युग का साहित्य हो, सृजन हो, विचार हो, प्रकृति मानव के सदैव समीप रही ही है। भले प्रतीक के रूप में हो, बिंब, अलंकार इत्यादि किसी भी रूप में प्रकृति ने लेखन में सहज ही प्रवेश किया है। द्विवेदी युगीन कवि की दृष्टि प्रकृति के कोमल और आकर्षक तथा मनोहर रूप की ओर आकर्षित हुई। मानवीय मनोभावों को अभिव्यक्ति देने के लिए रचनाकारों ने प्रकृति के विविध घटकों का प्रयोग उपादानों के रूप में किया है। प्रकृति चित्रण इस समय की कविता के प्रधान वर्ण्य विषय के रूप में है। इस दिशा में श्रीधर पाठक, हरिऔध जी, गुप्त जी, रामनरेश त्रिपाठी जी इत्यादि के नाम उल्लेखनीय हैं। श्रीधर ने कश्मीर और देहरादून की सुषमा का रमणीय वर्णन किया है। कहते हैं, प्रकृति जहाँ एकांत बैठी निज रूप संवारती, पल पल पलटती वेश क्षणिक छवि छिन छिन आरती। दूसरी ओर इसी युग में दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी थी, परी सी। विभावरी बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी। कवि प्रकृति के चारों ओर स्पर्श करता हुआ अपनी भावनाएं व्यक्त करता है। सामाजिक चेतना अथवा मानवतावाद, यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अब तक सामान्य मनुष्य की पीड़ा और उसकी आशाएं, आकांक्षाएं तथा सुख व दुख की परिस्थितियां कवियों के लिए लगभग उपेक्षणीय सी रही। इस युग के कवियों ने सहज भाव से मानव मात्र के सुख दुख और उसकी कठिनाइयों, विषम परिस्थितियों को भी अपने काव्य में स्थान दिया। साकेत, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि में नारी के उदात्त स्वरूप का दर्शन होता है। गुप्त जी ने भारत भारती में समाज की उठापटक युक्त उतार चढ़ाव पूर्ण परिस्थितियों पर भी संवेदना व्यक्त की है। मानवतावाद का पोषण इस युग में हमें सहज ही दिखाई देता है। अगला बिंदु है नारी के प्रति दृष्टिकोण। गुप्त जी के लिए तो कहा ही जाता है कि उन्होंने साकेत, यशोधरा, विष्णुप्रिया इत्यादि काव्यों में नारी की मनोदशा का जो चित्रण किया ही है, साथ ही त्याग और बलिदान के क्षेत्र में नारी के उदात्त चरित्र को उभारा है। अगला बिंदु है काव्य रूपों की अनेकता। प्रबंध काव्य, गीति काव्य,
मुक्तक काव्य, प्रेमाख्यान संबंधी कुछ काव्य, कुछ घटना प्रसंग, ऐतिहासिक और पौराणिक चरित्रों को लेकर रचना, सृजन, समालोचना, निबंध, इस प्रकार कई काव्य विधाएं इस युग में अपने विकास की ओर अग्रसर होती दिखाई देती हैं। इतिवृत्तात्मकता, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति रही इस युग की। द्विवेदी जी ने संयम और शील का जो वातावरण निर्मित किया, वह रचनाओं में इतिवृत्तात्मकता को दिखाता है। नैतिकता और मर्यादा, उपदेशों की भरमार, आदर्श ही आदर्श, सुधार इत्यादि इस कविता में दिखाई देते हैं। अब इतिवृत्त यानी इतना ही वृत्त है। हर युग की अपनी कुछ सीमाएं भी होती हैं और कुछ विशेषताएं भी होती हैं। वृत्तात्मकता इस कविता काव्य की भी इस युग की युगीन कविता की विशेषता रही और प्रतिक्रिया स्वरूप आगे देखते हैं छायावाद का उदय हुआ। अगली प्रवृत्ति है देश के अतीत का गौरव और संस्कृति। उसके बाद हम देखते हैं व्यवहारिक और बौद्धिक स्पर्श। द्विवेदी युग हिंदी साहित्य का वह युग है जबकि पाश्चात्य साहित्य और संस्कृति दोनों ने लेखन और भाषा के क्षेत्र में प्रवेश पा लिया था। अवतारी चरित्रों को अपने काव्य की आधार बनाने वाले कवियों ने, रचनाकारों ने बौद्धिक धरातल का भी स्पर्श चरित्रों के सृजन में किया है। हास्य व्यंग्य, नियम, मर्यादा, संयम, नैतिकता, अनुशासन और आदर्श का युग द्विवेदी युग। हास्य व्यंग्य की प्रवृत्ति भी कुछ कुछ कहीं कहीं दिखाई देती है। व्याकरण और शब्द भंडार, एक सही मानक में मायने में कहूँ तो द्विवेदी काल खड़ी बोली के तुतलाने से लेकर उसके स्फीत वाग्धारा तक पहुँचने का युग है। द्विवेदी जी के अथक प्रयास, सफल दिशा निर्देशन, सधा हुआ संपादन, व्याकरण सम्मत शुद्धता पर बल और उनकी सरस्वती पत्रिका के माध्यम से नवोदित रचनाकारों को आगे बढ़ाने की लगन, इन सभी ने शब्द भंडार की अभिवृद्धि की। शुद्धता, परिमार्जन भाषा के क्षेत्र में, व्याकरण के क्षेत्र में स्पष्ट इस युग में दृष्टिगोचर हुआ। छंद वैविध्य, इस काल में वर्ण्य विषय के समान ही छंदों के क्षेत्र में भी अद्भुत विविधता मिलती है। दोहा, कवित्त, सवैया ही नहीं, छप्पय, कुंडलिया, गीतिका, लावणी, वीर इत्यादि छंद कुशलतापूर्वक व्यवृत हुए। समग्र मूल्यांकन करें तो उपर्युक्त अध्ययन के आधार पर हम कह सकते हैं कि द्विवेदी युग भारतेंदु युग और छायावादी युग के बीच की एक कड़ी है, जो एक बहुत बड़ा योग है। भारतेंदु जी ने खड़ी बोली हिंदी के पल्लवन और संवर्धन में जिस त्याग और सेवा का औचित्य निभाया, आचार्य द्विवेदी जी ने उसे विकास के विविध अर्थ, आयाम और आधार प्रदान किए। साहित्य की विविध विधाओं का परिष्कार निश्चय ही आचार्य द्विवेदी जी और उनके समकालीन साहित्यकारों की हिंदी साहित्य को अनमोल देन के रूप में उपलब्ध है। धन्यवाद।